हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। स्टार्ट करेंगे डिमांड की डेफिनेशन के साथ में। व्हाट इज डिमांड? डिमांड फॉर ए गुड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट, यहाँ से आपको याद रखना है दो चीजें हैं। कंज्यूमर इज विलिंग मींस कंज्यूमर की एक विलिंगनेस है, इच्छा है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, परचेस करना चाहता है, एंड उसके पास में उसको परचेस करने की एबिलिटी भी है। मींस जब ये दोनों चीजें अवेलेबल होगी एक साथ में, तब हम लोग कहेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर डिमांड है। अगर आपकी इच्छा है लेकिन एबिलिटी नहीं है बाय करने की, एबिलिटी बाय करने का से मतलब है परचेसिंग पावर का होना। अगर परचेसिंग पावर नहीं है बट विलिंगनेस है परचेस करने की, इन दैट केस डिमांड नहीं रहेगी। आप परचेस करने के लिए एबल हैं, परचेसिंग पावर आपके पास में है, लेकिन आपके पास में विलिंगनेस नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करें, तो भी डिमांड नहीं रहेगी। डिमांड के होने के लिए इन दोनों पॉइंट्स का होना जरूरी है। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमको? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, या फिर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। The law of demand states that quantity demanded for a good shows an inverse relationship with price of a good when other factors are held constant। Means प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को जब हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो ये दो कंडीशन डिमांड की हमको देखने को मिलती है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। एंड यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? प्राइस है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। हम लोग डिमांड साइड से कोई भी बात नहीं करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग सिर्फ प्राइस की बात करते हैं। इट मीन्स दैट द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ग्राफ आपको सारे याद होना चाहिए। ये वाला देखते हैं। एक पर्टिकुलर प्राइस 6 पे ये पर्टिकुलर कमोडिटी 6 की डिमांड हो रही है। इन केस अगर हम लोग प्राइस को इंक्रीज करके यहाँ पे ले जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। एंड इफ वी आर रिड्यूसिंग द प्राइस, प्राइस पहले 6 था, अभी 2.5 के आसपास हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। आगे देखते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये अगेन इस पूरे वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट अजम्पशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम कांस्टेंट नहीं रहेगी, अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो फिर डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। इवन प्राइस राइज होगा उसके बाद में भी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो लॉ है ये काम नहीं करेगा। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम दैट इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट और विल रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं आपकी एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइसेस भी कांस्टेंट अज्यूम किए जाते हैं। अगर इनके प्राइस चेंज होंगे, मींस अगर टी का प्राइस चेंज हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कॉफी की डिमांड पे देखने को मिल सकता है, या फिर कार के प्राइसेस में चेंज हो जाए तो पेट्रोल के ऊपर उसकी डिमांड का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी थोड़े दिनों पहले जब जीएसटी कट हुआ तो कारों के प्राइसेस 50,000 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक कम हो गए थे। तो कारों का डिमांड मार्केट में आया, अब कार का डिमांड मार्केट में आएगा तो पेट्रोल का डिमांड भी आएगा। दिस इज द रीजन सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस भी कांस्टेंट रहना चाहिए। इन दैट केस ओनली लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट रहना चाहिए, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर के लाइक्स के ऊपर, डिसलाइक्स के ऊपर, फैशन हैबिट्स, इन कई सारी चीज़ों की वजह से डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इफ एनीथिंग, डिसलाइक्स, लाइक्स, फैशन हैबिट्स, अगर कुछ भी चेंज होगा तो फिर कंज्यूमर की जो डिमांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। सो ऑल दिस थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस। अगर फ्यूचर में ये अंदाजा है कि भाई प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं,
तो प्रेजेंट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आई रिपीट, अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज हो सकता है तो कंज्यूमर अभी जब प्राइस कम है प्रेजेंट में, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, प्रेजेंट में उस कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो, जो कि जनरली होते हैं। अगर ये चेंज होने वाले होंगे तो भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। सो इट शुड रिमेन कांस्टेंट। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा। ऐसा अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि प्राइस लेवल जो है वो सेम बने रहेंगे इन लॉन्ग रन। पॉपुलेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। पॉपुलेशन भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। द कंपोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन as well as weather or climate remain unchanged during the study period. Why? Because अगर population increase होगा तो automatically demand increase हो जाएगा, and due to some climatic conditions कुछ commodities की demand या कुछ specific commodities की demand जो है वो increase या decrease हो सकती है। So if you want कि भाई law of demand properly work करे, in that case population and climatic condition should remain constant. Next point, no change in quality of commodity. कमोडिटी की क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मींस एक नया फ़ोन आपने परचेस किया एंड थोड़े दिनों बाद आप वापस से एक फ़ोन मार्केट में आ जाता है जिसमें कैमरा की क्वालिटी उन्होंने काफ़ी अच्छी इंप्रूव कर दी है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा इंप्रूव करके दे दिया है, इसकी स्पीड अच्छी हो गई है, गेमिंग आपस में अच्छे से कर पा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जब होगी तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उन नए फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको परचेस करने की कोशिश करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। सो ये भी नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी मीन्स क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ द कमोडिटी ये अज्यूम किए जाते हैं कि वो भी कांस्टेंट ही रहेंगे। अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो कस्टमर क्या करेगा, पीपल में बाय मोर इवन एट हायर प्राइजेस, वो ज़्यादा पैसे देकर भी उस कमोडिटी को खरीदना चाहेंगे बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर उसमें फीचर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिमांड। सो देयर आर 3 टाइप्स जो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या बताता है हमको, ये बताता है कि डिमांड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस लेवल्स, कि अलग अलग प्राइस लेवल पे एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटी को परचेज कर सकता है। सपोज 100 रुपीज़ पे वो 1 kg परचेज कर रहा है, 50 रुपीज़ पे वो 2 kg परचेस कर रहा है, 80 रुपीज़ पे वो 1.5 kg परचेस कर रहा है। सो ये जो वेरिएशन आ रहा है क्वांटिटी की डिमांड में, जो क्वांटिटी की डिमांड में ये जो वेरिएशन आया है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है प्राइस में चेंज होने की वजह से, और इसको हम लोग कहेंगे प्राइस डिमांड। वो वाली डिमांड जो कंज्यूमर को प्राइस की वजह से उसकी क्वांटिटी के ऊपर इंपैक्ट डालती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस डिमांड बोलेंगे। ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के, सिर्फ मान लो ये हो गए आपके एप्पल, तो हम बाकी सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एप्पल के प्राइसेस के बारे में ही बात करेंगे। ये इसका फंक्शन रहेगा, dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px। तो यहाँ पे dx क्या हो गया, डिमांड फॉर कमोडिटी, f फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और px उस कमोडिटी का। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे dx की जगह पे d एप्पल लिख सकते हैं एंड px की जगह पे p एप्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम डिमांड। वो वाली डिमांड जो कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, या फिर वो वाली डिमांड जो कंज्यूमर अलग अलग इनकम के ऊपर अलग अलग कर सकता है, वो डिपेंडेंट होती है उसके इनकम के लेवल के ऊपर, उसको हम लोग कहेंगे इनकम डिमांड। कीपिंग द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल फैक्टर कौन हो जाएगा, इनकम। जो भी चीज़ें होंगी, मीन्स एक कंज्यूमर है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, यही इनकम अगर 1.5 लाख कर दी जाए, 150 हो जाए या फिर 50 हो जाए ओनली, तो इन दैट केस वो अपने कंजम्पशन को किस तरह से चेंज करेगा, ये हमको कहाँ पे पता चलेगा, इनकम डिमांड से पता चलेगा कि इनकम में चेंज होने की वजह से उसके कंजम्पशन में या फिर कमोडिटी के जो डिमांड वो कर रहा है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है। फंक्शन है इसका dx इज इक्वल टू एफ वाई। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है, जब एक कमोडिटी का इम्पैक्ट, सपोज हम लोग इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं, सो एक कमोडिटी में होने वाले चेंजेस में भी प्राइस एक फैक्टर ले लेते हैं हम लोग, तो प्राइस में अगर एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है
तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर अगर इसका इम्पैक्ट पड़े तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस डिमांड हम लोग बोलेंगे। और ये किन कमोडिटीज में देखने को हमको मिलेगी, रिलेटेड कमोडिटीज में ये देखने को मिलती है। ये दो तरीके की होती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, वो वाली गुड्स जिनको एक के जगह पे यूज हम लोग करते हैं, मीन्स इफ देयर आर टू कमोडिटीज और वो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, एक की जगह पे दूसरे को अगर हम लोग यूज कर सकते हैं तो उनको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी। अगर हम लोग ये बोलें कि चाय जो है आपकी वो 10 रुपए की है एंड कॉफ़ी आपकी 15 रुपए की है, इन सच केस क्या होगा कि अगर कॉफ़ी के प्राइस गिर के 10 रुपीज़ हो जाए तो ये पॉसिबल है कि जो लोग चाय का कंजम्पशन कर रहे थे वो किसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, वो कॉफ़ी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर कॉफ़ी के प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो लोग बाग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। सेम विद द केस कोको कोला एंड पेप्सी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो साथ साथ जिनकी डिमांड आती है, जिन जो एक साथ ज्वाइंट डिमांड वो लोग अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल के केस में क्या होता है कि अगर कार की डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर कार की डिमांड कम हो गई तो पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। एक ही एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, पेन एंड इंक। अगर पेन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, इन दैट केस इंक की डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हो गई, वो वाली गुड्स जिनकी डिमांड साथ साथ चलती है उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे, और वो वाली गुड्स जिनकी डिमांड एक दूसरे को रिप्लेस करके आ सकती है उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स देयर आर फ्यू कमोडिटीज जिनको हम लोग, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, तो इनको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट आता है आपका गिफिन्स गुड्स। गिफिन्स गुड्स कौन सी होती है, ये एक तरीके की इंफीरियर गुड्स होती है। इनमें क्या होता है कि जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। वाई, बिकॉज इन कमोडिटीज के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लो क्वालिटी ग्रेन्स लाइक कोर्स राइस और बाजरा वो पुअर कंज्यूमर, तो वो वाले कंज्यूमर जिनकी स्पेंडिंग या परचेसिंग पावर बहुत कम है, उन लोगों के लिए क्या होगा कि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट रहेंगे। अब अगर इनकी प्राइस इंक्रीज होगा तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और इनका प्राइस कम होने की वजह से इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स कौन सी होती है, प्रेस्टिजियस गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स भी इनको कहा जाता है, जो इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दिखावे के लिए यूज की जाती हैं जितनी भी चीजें, वो सब क्या होगी, आपकी वेबलेन गुड्स होगी, प्रेस्टीज गुड्स होगी। कि जस्ट शो ऑफ करने के लिए आपने एप्पल का फोन एप्पल लेके रख लिया, आईफोन ले लिया है आपने, सो दिस इज वेबलेन गुड। आप शोबाजी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों की मेरे पास में आईफोन है। ये स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। लाइक महंगे महंगे डायमंड्स ज्वेलरी हो गई, लग्जरी कार्स हो गए, ब्रांडेड क्लोथिंग हो गए, ये सारी चीजें क्या है, वेबलेन गुड्स का एग्जाम्पल है। और इनके प्राइस जितने ज़्यादा होंगे, इनके लिए जो रिच पीपल हैं उनकी डिज़ायर भी इनके लिए और ज़्यादा इंक्रीज होगी, बिकॉज ये क्या शो करेंगे, ये प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शंस ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज। अगर फ्यूचर में, ये पॉइंट हम लोग पहले भी देख के आए हुए हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरह यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। नेसेसिटीज, अगर आपको कोई सी ऐसी चीज की जरूरत है जो बहुत सख्त जरूरत है आपको उसकी, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल नॉट से कि उसका प्राइस जब कम हो जाएगा तब मैं उसका कंजम्पशन कर लूंगा। आप बीमार है, आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, यू वॉन्ट वेट कि भाई प्राइस कम होगा तब हम लोग कंजम्पशन करेंगे। यू विल कंज्यूम वट एवर प्राइस यू हैव टू पे, आप उसको वो पे करेंगे। सो मेडिसिन के केस में या बाकी नेसेसिटीज वाली चीजों में हम लोग प्राइजेस को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोरेंस। कई बार कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से भी प्रोडक्ट्स को परचेस कर लेता है। वाई, बिकॉज ये अज्यूम किया जाता है, ये समझा जाता है कि ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ये एक इग्नोरेंस है कस्टमर की, उसने फाइंड करने की कोशिश ही नहीं की कि कम प्राइस में भी कोई सा प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या मार्केट में जो कि इससे अच्छा हो सकता है या इसी क्वालिटी का मिल सकता है। बट जनरली क्या अजम्पशन लगाया जाता है कि प्राइस में ज़्यादा है, महंगा है प्रोडक्ट, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन टेस्ट, फैशन और हैबिट। तो अगर कोई सी चीज़
या किसी चीज़ की आपको आदत लग गई है, आपको उस चीज़ की हैबिट है, या आपका टेस्ट है वो, या फैशन है, इन सच केसेस डिमांड के ऊपर कोई लॉ ऑफ डिमांड का ऊपर उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, सिगरेट्स या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, अगर कोई कंज्यूमर है जिसको बहुत इंटेंसिटी होती है कि नहीं मुझे तो कंजम्पशन करना ही है, चाहे वो कोई सा प्रोडक्ट हो, लाइक सिगरेट्स हो गई या फिर अल्कोहल हो गया, इन सच केस जो प्राइस रहेगा वो प्राइस के ऊपर उसकी डिमांड डिपेंडेंट नहीं होगी, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा ही। सो इन सच केस ऑल्सो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हेडिंग, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सो हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व इज लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों मिलता है, इसका रीजन क्या है। फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम लोग एक कमोडिटी को कंटिन्यूस बेसिस पे कंज्यूम करते जाते हैं तो क्या होता है कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऑलरेडी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है हम लोगों ने, आप चाहें ये पिन मैं कर दूंगा मैं उसको कमेंट में, तो आप उसको देखिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी या फिर यूटिलिटी कंटिन्यूस कंजम्पशन से किसी भी प्रोडक्ट के उसकी यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब जब यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी उससे तो उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंजम्पशन से। सो कंज्यूमर उसको ज़्यादा पे करने की इच्छा नहीं रखेगा, उसको महंगे में नहीं खरीदेगा, वो क्या चाहेगा कि कम हो जाएगा तब मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा। इन सच केस ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो केस है, इसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग हमको देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं, कम होते हैं, देन वो क्या हो जाता है, वो सस्ता हो जाता है कंपेरेटिवली टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, विच मीन्स कि अगर वापस से वो कॉफ़ी एंड टी वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कॉफ़ी पहले 15 का था, चाय 10 का था, अभी कॉफ़ी अगर 10 का हो जाए तो ये इसके सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। या फिर अगर ये 12 रुपये भी हो जाए तो भी इसके सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में ये क्या रहेगा, थोड़ा सा सस्ता रहेगा, बिकॉज ये इसको हायर प्रोडक्ट हम लोग मान के चल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मान के चल सकते हैं। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर आर मोर लाइकली टू बाय द चीपर गुड्स देन द एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट। और इन केस में क्या होगा कि कंज्यूमर अब भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को परचेज ना करते हुए वो किस प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करेगा जिसका प्राइस कम है, जो चीपर अवेलेबल है, और इसकी वजह से जो डिमांड है उस चीपर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। अब अगर इस कॉफी के प्राइस को 10 रुपए से भी नीचे लेके चले जाएं, 8 पे लेके चले जाएं, तो जो लोग चाय को कंज्यूम कर रहे थे वो उसके कंजम्पशन को छोड़ के सभी के सभी लोग कॉफी का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देंगे और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। Example, when the price of tea falls, substitute goods price, which is coffee, remains the same. Coffee drinkers might shift to tea. तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कॉफ़ी 15 का ही है एंड टी 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़ पे आ जाता है, इन सच केस जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं वो भी कहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, चाय पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली चाय की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इनकम इफेक्ट, the income effect account for psychological and economic reason. If the good the price of the good decreases, then purchasing power of the consumer income increases. Means ये जो चाय के प्राइस 10 रुपए से 8 रुपए पे आए तो आपका इनकम कितने से बढ़ गया, 2 रुपीज से इंक्रीज हो गया। It reflects an increase in income which allows them to buy more goods. अब इस 2 रुपए से वो एक्स्ट्रा परचेज कर सकता है। The actual income of the consumer might or might now have changed. Means कंज्यूमर की एक्चुअल इनकम में चेंज हुआ हो या नहीं हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस में कम होने की वजह से जो पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है, जैसे 10 रुपए कंज्यूम कर रहे थे लेकिन अभी वो प्रोडक्ट 8 का हो गया है तो 2 रुपए बच गए, तो ये 2 रुपए जो बचे हैं ये उसकी इनकम है कंज्यूमर की, जो वो कहीं ना कहीं पे खर्च कर सकता है। सो ये इनकम का इफेक्ट है। इसको इसकी वजह से भी जो लॉ ऑफ डिमांड है या जो डिमांड कर्व है आपका, वो कैसा मिलेगा आपको, डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा। व्हेन एग्जांपल देख लेते हैं, पेयर ऑफ जीन्स यूजुअली 1500 का कॉस्ट करता है एंड नाउ वो 1500 1000 रुपये में अवेलेबल है। सो 500 रुपीज़ बच जाएंगे, और ये जो 500 रुपये बचे हैं इसकी वजह से कस्टमर क्या कर सकता है, वो किसी भी दूसरी चीज को परचेज कर सकता है। दिस इंक्रीजेस इन परचेसिंग पावर, और इसकी वजह से ये जो सेविंग हुई है कॉस्ट में प्राइस में कमी आने की वजह से, इससे क्या होगा, कस्टमर की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। चेंज इन डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से लगभग लगभग 5 या 6 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। समझते हैं इसको।
तो चेंज इन डिमांड में हमको दो पॉइंट्स देखने हैं, फर्स्ट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस चेंज इन डिमांड के मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या होगा कि प्राइस वेरिएबल रहेगा एंड बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़ के वो सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जब प्राइस इंक्रीज होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो ये पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी, ए से वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, बी पर। तो प्राइस जब इंक्रीज हुआ और डिमांड ए से शिफ्ट हो गई है बी पर, इन सच केस क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। और यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में जब डिमांड कम होती है तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड का कम होना या घटना। वेयर इज अगर प्राइस कम होते हैं, प्राइस कम होने की वजह से ए पॉइंट से सी पॉइंट पर डिमांड आ जाएगी। यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटेंशन इन डिमांड। कंटेंट देख लेते हैं, होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा। यहाँ पर कर्व आपका एक ही रहेगा एंड इसी एक ही कर्व के ऊपर प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड आपकी कम या ज़्यादा होगी। अगर डिमांड कम होती है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, अगर डिमांड कम होगी ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। डिमांड का कर्व यहाँ पर एक ही रहेगा। When price falls, consumer purchases more quantity of goods. This is called extension of demand. इसको बोलेंगे extension of demand. And ये इसमें क्या होगा, जो कर्व रहेगा वो उसमें मूवमेंट कैसी आएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। नेक्स्ट, अगर प्राइस राइज होता है तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, लेस क्वांटिटी को परचेस करेगा और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। शिफ्ट देखते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर देखो आप, ये प्राइस कांस्टेंट है, ये सेम लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, हम लोग इसको वापस से मार्क कर देते हैं। प्राइस यहाँ पर कैसा है, प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। लेकिन प्राइस को छोड़ के बाकी किसी भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है तो उस केस में जो डिमांड का कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। कहीं कहीं पे आपको इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्टिंग भी सुना होगा या देखा होगा आपने। तो इस तरह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। कब होगा, जब प्राइस कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्राइस पे किसी दूसरे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, इन फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड कम या ज्यादा हो रही है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं, when due to favorable changes like increase in income, improvement in taste or consumer buys more at same price, the demand curve shift to the right। और डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और इसका उल्टा हम लोग लेते हैं, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से मे बी इनकम डिक्रीज हो गई या टेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर क्या करता है, लेस कमोडिटी को परचेज करता है। इन सच केस जो कर्व है हमारा वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा और इसको कहा जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। ये दोनों शेड्यूल, ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी कोई कर्व की हम लोग बात करते हैं, जैसे मूवमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, आपको ये याद रखना है, या हम लोग शिफ्ट का भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। इन दोनों केसेस में हम लोग अपवर्ड या डाउनवर्ड वर्ड का यूज ना करते हुए हम लोग क्या यूज करें, हम लोग यूज करें राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। जब भी आपका कर्व राइट में जाएगा तो इंक्रीमेंट होगा एंड लेफ्ट में जाएगा तो डिक्रीमेंट होगा। इस पॉइंट ए बी सी, ए के कंपैरिजन में बी पॉइंट लेफ्ट में है तो ए से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मींस डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अगर ए से सी पे गए तो कहाँ शिफ्ट हुए, राइट में, राइट में शिफ्ट हुए तो डिमांड क्या हुई है आपकी, इंक्रीज हुई है। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्राइस पे इस कर्व के हम लोग इसको D1 नाम देते हैं, इसको D2 एंड D3।
सो D1 के कंपैरिजन में D2 कहाँ पर है, राइट में, एंड D1 के कंपैरिजन में D3 कहाँ पर है, लेफ्ट में। तो जब राइट में गए तो डिमांड इंक्रीज हुई, लेफ्ट में गए तो डिमांड डिक्रीज हुई। तो इस तरह से राइट और लेफ्ट से अगर आप लोग करेंगे तो आपके सारे आंसर्स, सारे ग्राफ वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिमांड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम लोग करेंगे आगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड उसके सारे ग्राफ्स अलोंग विथ न्यूमेरिकल्स। जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए भी।